Good morning, Krishna. Good morning, everyone. Good morning, Sanjana. Good morning, Kamini. Good morning, Kashish. Good morning, Sana. Good morning, Diksha. Good morning, Sandhya. Good morning, Kashish. Good morning, Reshma. Good morning, Ajay. Good morning, Madhu. Good morning, Shivani. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Shivani. Good morning, Tanu. शिवानी गोस्वामी, आप आ नहीं रहे थे क्या? गुड मॉर्निंग आदर्श. गुड मॉर्निंग स्नेहा. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. ठीक है. तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. एंड ये जो मोशन इन अ प्लेन था और इसके बाद जो आपका ये है वर्क पावर एंड एनर्जी, इसे प्लीज रिवाइज करके रखना. तो कल इसका टेस्ट भी होगा एंड परसों भी टेस्ट होगा. ठीक है. तो कल आपका मोशन इन अ प्लेन का टेस्ट रहेगा, तो इसको रिवाइज कर लेना. ठीक है. तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका रोटेशनल मोशन. ठीक है. तो इसमें जो है हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. क्लियर है? अच्छा, पहले आप मेरे को ये बताओ, कोई भी बता सकता है जिसको पता है इसके बारे में, कि लाइक सर्कुलर मोशन जो हमने पढ़ा था और अब जो हम ये रोटेशनल मोशन देखने वाले हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में? कोई बताएगा? ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, हम बस दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है. बताओ. अजय. सर, सर्कुलर मोशन में जो मोशन होगा वो सर्कुलर पाथ में होगा, और हम्म. मोशन इन प्लेन में, नहीं, मोशन इन प्लेन नहीं, रोटेशनल मोशन है. हाँ हाँ, रोटेशनल मोशन भी सेम ही होगा। सेम ही होगा. तो एनसीईआरटी में अलग से हाँ, क्यों दे दिया? आदर्श, आप बताओ. आरती, आप बताओ. सर, जो सर्कुलर मोशन होता है हम्म. उसमें वो एक ही गोले पे घूमता है, मतलब और इसमें? इसमें वो जो गोले के चार वो है गोले के चारों ओर? चक्कर लगाता अरे भाई देखो, सिंपल सी बात है. सर्कुलर मोशन का मतलब है कि किसी सर्कुलर पाथ में आप मूव करवा रहे हो किसी बॉडी को. ठीक है. देखो, दो टर्म्स होते हैं बेसिकली, वो आपको समझने की जरूरत है. एक होता है रेवोल्यूशन, आपको पता भी होगा, और एक होता है रोटेशन. ठीक है. तो जब हम लाइक सोलर सिस्टम या फिर ये क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो ये दोनों टर्म्स जो है काफी ज्यादा हम यूज करते हैं, रेवोल्यूशन और रोटेशन. तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में जो है रेवोल्यूशन होता है.
ठीक है। और रोटेशनल मोशन जो होता है, ये जो रोटेशन होता है, ये आपका रोटेशनल मोशन का पार्ट है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है, आपने ये देखा होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर बीच में अगर सन है और इधर जो है अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है इसके चारों तरफ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। और ये जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर, चक्कर जो लगा रही है सर्कुलर पाथ में, वो होगा आपका सर्कुलर मोशन। लेकिन आपको पता है कि अर्थ के पास दो टाइप के मोशन होते हैं। एक तो वो सर्कुलर पाथ में इधर मोशन कर रही है, सन के चारों ओर जो है मोशन कर रही है। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रही है, वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। कामिनी ने बताया था। ठीक है। तो एक्सिस पर भी जो रोटेट कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो लाइक अगर कोई भी चीज जो है वो अपने एक्सिस पर घूमेगी तो उसे हम बोलेंगे रोटेशन। और किसी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसे बोलेंगे हम रिवोल्यूशन। तो वो आपका सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन मतलब अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करना। ठीक है। जैसे लाइक आपने वो देखा होगा, लट्टू जो होता है ना, लट्टू को हम घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस पर घूमता है, लेकिन एक्सिस के साथ साथ कई बार वो आगे पीछे भी होता रहता है। तो अगर आगे पीछे लाइक हो रहा है तो उसे तो हम ट्रांसलेशन बोलेंगे, ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। कोई भी मोशन जब किसी मतलब लाइन पर होता है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, आगे पीछे कहीं पर भी, तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, या बोलेंगे कि वो बॉडी ट्रांसलेशन में है। ठीक है। ये म्यूट करो, आरती म्यूट करो प्लीज। ठीक है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन मतलब किसी भी एक एक्सिस के चारों तरफ किसी सर्कुलर पाथ, डिफाइंड पाथ में चक्कर लगाना, वो सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन का मतलब है अपने एक्सिस पर ही रोटेट करना। ठीक है। तो मान लो कोई भी अगर एक्सिस है, ये अगर एक्सिस है, इसके चारों तरफ आप किसी भी चीज को घुमा रहे हो, या कोई भी मतलब चीज है वो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है खुद से, या आप उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपका रोटेशनल मोशन होगा। तो लाइक अर्थ के केस से आपको समझ आ गया होगा, अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो सर्कुलर मोशन हुआ। लेकिन अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती रहती है, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका रोटेशनल मोशन होगा। क्लियर है। ठीक है। तो क्या होता है जब यहाँ पर ये रिवोल्यूशन कर रही होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई रिवोल्यूशन करने का अर्थ का टाइम कितना होता है, बताओ। सना आप बताओ। सना। भैया ये पता नहीं, भूल गई। अरे रिवोल्यूशन कितने टाइम में करती है भाई अर्थ। सर, हाँ। जो अर्थ होता है ना, मतलब वो जो अ, घूमती है, रिवोल्यूशन करती है, वो 300 नहीं 365 डेज में करती है ना। हाँ। तो भाई ये तो बेसिक सी चीज है, ये तो मतलब सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते हो आप। ठीक है। तो अब म्यूट कर लो आरती। तो यहाँ पर देखो क्या है कि जब अर्थ जो आपके सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको करने में ये लगते हैं 365 दिन। ठीक है। 365 दिन, पूरा एक साल लगता है सन को, जहां से उसने स्टार्ट करा है वहीं पर फिर से वापस आने के लिए। पूरे 365 दिन, और उसमें क्या हो जाता है, हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और ये जो रोटेशन है, यानी कि जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है अर्थ, उसको टाइम लगता है 24 आवर्स, जिससे आपके एक एक दिन बदलते हैं। ठीक है। तो जो भी हमारा डे एंड नाइट होता है वो रोटेशन की वजह से होता है। और जो हमारा पूरा साल चेंज होता है, या जो सीजन्स वगैरह आते हैं अलग अलग, विंटर सीजन, समर सीजन, वो हमारे रिवोल्यूशन की वजह से आता है। ठीक है। तो ये आपका रिवोल्यूशन और रोटेशन, या फिर सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो अब सभी को क्लियर है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें। ठीक है। तो अब ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो तभी हमने सर्कुलर मोशन तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन रोटेशनल मोशन हमने नहीं पढ़ा है। तो सर्कुलर मोशन मतलब हमने पाथ, एक सर्कुलर पाथ पर हमने मोशन को ऑलरेडी स्टडी कर लिया, लेकिन अब हम उसके एक्सिस पर कैसे अगर रोटेशन हो रहा है, या एक्सिस पर कोई बॉडी अगर घूम रही है, तो वो कैसे घूम रही होगी।
ठीक है। और इसका सबसे अच्छा आप एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक आपने क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में देखा होगा। तो वॉशिंग मशीन में लाइक नीचे जो वो होता है, रोटर होता है, वो जब आगे पीछे घूमता है, मतलब कभी एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, तो वो भी रोटेशनल मोशन है। या फिर अगर आप फैन को देखोगे, फैन, तो फैन क्या है, फैन का जो वो डंडा होता है, ठीक है, जिस पर वो उसको आपने टांग रखा है इस तरीके से, और यहाँ पे लाइक उसकी मोटर होती है, और इस तरीके से जो है आपके ब्लेड्स होते हैं फैन के, ठीक है। तो ये जो फैन है, तो ये जो है ये क्या है, ये इसका एक्सिस है। और ये जब मान लो किधर किधर भी मोशन कर रहा है, मान लो इधर की तरफ ऐसे गोल गोल घूम रहा है ये, तो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। तो एक्सिस के अराउंड ये मोशन हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में आप अगर चल रहे हो, या सर्कुलर मोशन में कोई चीज चल रही है, सर्कुलर मोशन का मतलब है कि आप किसी डिफाइंड पाथ को फॉलो कर रहे हो, तो वो आपका सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है, सबसे पहले हमको समझना है, वो है रिजिड बॉडी, ठीक है। अब ये रिजिड बॉडी का टॉपिक हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तो हमें कंसीडर ये करना होता है कि भाई वो बॉडी रिजिड है। अब रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, रिजिड से जैसे अगर हम एक आम भाषा में बोले, तो रिजिड का मतलब होता है कोई भी चीज काफी ज्यादा सख्त है, ठीक है। रिजिड का जो ऑपोजिट होता है, कई बार इंग्लिश में जैसे पूछ सकते हैं आपसे, जिसका इंग्लिश का एग्जाम है, तो लाइक रिजिड का ऑपोजिट जो होता है वो होता है फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल का मतलब आप सभी को, आपको अच्छे से पता है, फ्लेक्सिबल मतलब आप जिसको इजीली क्या कर सको, बेंड कर सको या मोड़ सको। और रिजिड बॉडी का मतलब उसका ऑपोजिट हो गया, कि आप किसी चीज को मोड़ नहीं सकते, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिजिड बॉडी को ही हम कंसीडर करते हैं जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो रोटेशनल मोशन जब भी हम पढ़ेंगे, तो हम ये पहले से ही मान के चल रहे होंगे कि ये जो पूरी की पूरी बॉडी है, ये आपकी कैसी है, रिजिड बॉडी, मतलब इसके पार्टिकल्स जो है अंदर वाले, वो आप इधर उधर जो है मूव नहीं कर रहे। या कोई भी अगर दो एटम्स लेते हो, या कोई भी दो मॉलिक्यूल लेते हो, रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स लेते हो, तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है मोशन के टाइम पे चेंज नहीं हो रहा होगा। ये चीज हमें पहले से कंसीडर करके चलनी होती है। तो इसलिए हम पहले रिजिड बॉडी की जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं, कि रिजिड बॉडी होता क्या है। तो रिजिड बॉडी के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर फुलफिल होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो है एक आइडियल रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो पहला जो है वो तो ये है कि इसकी परफेक्ट क्या होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब उसके साथ साथ क्या है, मतलब एक तो परफेक्ट फिक्स शेप हो गया, ठीक है। तो पहली जो चीज है वो है आपकी फिक्स्ड एंड डेफिनेट शेप, ठीक है। शेप जो है वो इसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, और डेफिनेट होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी बॉडी आप ले रहे हो, वो क्यूब की फॉर्म में थी, तो जब वो मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तब भी वो क्यूब की फॉर्म में रहेगी। ऐसा नहीं कि क्यूब का क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी जो चीज है वो यहां पर है कि अगर मान लो इसमें प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है, इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है किसी भी लाइक आप पाथ पे, सीधे पाथ पे मूव कर रहे हो, सर्कुलर पाथ नहीं है वो, और ना ही रोटेशनल पाथ है। उसके अलावा जो तीसरी कंडीशन बची, कि लाइक आप सीधी लाइन में कहीं मूव कर रहे हो, या कहीं पर भी किसी एक्सिस पर मूव कर रहे हो, तो वो आपका ट्रांसलेशन मोशन हो गया। तो अगर कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन होता है यहाँ पर, तो वहां पर क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं बॉडी के, उनमें सब में क्या होगा, सेम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो लाइक कोई कार अगर जा रही है, एंड कार को हमने रिजिड बॉडी कंसिडर किया है। अब कार किसी सीधे पाथ पर अगर चल रही है, तो कार मान लो अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो कार है, उसके हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, वो 20 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो रोटे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जो भी पार्टिकल होते हैं बॉडी के, वो उन सब में क्या होती है, सेम वेलोसिटी होती है। और उसके बाद जो यहाँ पर तीसरी कंडीशन है,
ठीक है, तो तीसरी जो कंडीशन है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन every particle of rigid body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है कि लाइक हमें ये तो पता लग गया कि भाई जब भी रोटेशनल मोशन होगा यानी कि किसी भी बॉडी के एक्सिस के अराउंड होगा, यानी कि बॉडी के बीच में से कोई भी अगर आप लाइन को पास करते हो, लाइक कोई भी इमेजिनरी लाइन है एंड उस इमेजिनरी लाइन के अराउंड जो है सारे के सारे पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो लाइक अगर कोई भी बॉडी है, सपोज इस तरीके से कोई भी बॉडी है, मतलब ये पूरी एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो रिजिड बॉडी अगर हम इसको कंसिडर करते हैं और ये रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो है ये बॉडी मान लो घूम रही है। मान लो आपने कोई बॉल ली एंड बॉल को आप क्या कर रहे हो, उसके एक्सिस पर रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर बेसिकली होगा क्या कि जितने भी पार्टिकल होंगे इस बॉल के अंदर वो क्या कर रहे होंगे, वो एक सर्कल बनाएंगे, इमेजिनरी सर्कल, जो कि आपके एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर होगा और उस एक्सिस उस सर्कल में जो है हर पार्टिकल मूव कर रहा होगा। कहने का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये है कि लाइक मैं यहाँ पर कोई भी पार्टिकल कंसिडर करता हूं जो कि यहां पर है, ठीक है, लाइक सेंटर ये रहा, सेंटर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, तो यहां पर ये एक पार्टिकल है, तो ये एक पार्टिकल जो है ये एक डेफिनेट सर्कल में यहां पर रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, ये इसका सर्कल होगा। ऐसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, लाइक ये पूरी अगर बॉडी है तो कोई यहां पर पार्टिकल होगा, कोई यहां पर पार्टिकल होगा, कोई यहां पर पार्टिकल होगा, तो सभी के सभी बॉडी के पार्टिकल्स लाइक इस तरीके से। अभी मान लो अगर बॉडी रुकी हुई है, लेकिन बॉडी जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देगी तो ये जो पार्टिकल है ये एक डेफिनेट सर्कल में यहाँ पर रिवॉल्व कर देंगे। तो ये वाला जो पार्टिकल है मान लो इस वाले सर्कल में कर रहा होगा, ये जो अंदर वाला पार्टिकल है मान लो इसका सर्कल कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्टिकल रहा थर्ड पार्टिकल, ये अपने इस सर्कल में मूव कर रहा होगा, यानी कि हर जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ जो है वो यहाँ पर अपना बना लेगा। एक इमेजिनरी सर्कल आप वहां पर देख पाओगे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे कंसंट्रेट होके देखते हो, तो आपको ये लगेगा कि भाई ये वाला जो पार्टिकल है ये एक डेफिनेट सर्कल में घूम रहा है। एंड ये जो सर्कल बना है, ये जो इमेजिनरी सर्कल हमने बनाया है, ये आपका इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये चीज आप समझ भी सकते हो। ठीक है, तो लाइक ये सर्कल, ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब ये चीज। ठीक है, तो ये जो लाइन है सपोज ये इस लाइन के इधर साइड पर ये सर्कल होगा, तो ये सर्कल बेसिकली क्या है, इसके ठीक परपेंडिकुलर है। अब इसको करने का तरीका आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक आपने कोई भी ये स्टिक ली, ठीक है, कोई भी आपने लाइक एक डंडा लिया एंड उसमें क्या करा, एक पेपर लिया एंड इस पेपर को इधर की साइड से डाल दिया। ठीक है, या उस स्टिक को क्या करा आपने पेपर के अंदर डाल दिया, तो पेपर बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, पेपर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये जिस तरीके से पेपर इस स्टिक के ठीक परपेंडिकुलर है, तो ये जो स्टिक है वो आपका क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो पेपर है ये वो सर्कल का प्लेन आप मान सकते हो जिसपे रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे। अब ये जो प्लेन है एक प्लेन हो गया ये, ठीक है, अब इसके ऊपर और नीचे बहुत सारे और भी प्लेन्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई रिजिड बॉडी है तो ऊपर भी उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, कुछ ना कुछ उसके और भी पार्टिकल होंगे जो इस प्लेन के ऊपर होंगे और कुछ पार्टिकल उसके नीचे भी होंगे। तो ऐसे बहुत सारे इनडेफिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स जो है वो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। एंड उन्हीं प्लेन्स में क्या होगा, हर एक पार्टिकल का अलग अलग एक एक क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल होगा जिस पर वो क्या कर रहे होंगे, रोटेट करने की या रिवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान ये रखना है
रिजिड बॉडी के केस में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल है उसने जो भी अपना डेफिनेट एक सर्कल एक बार में कंसीडर कर लिया या डेफिनेट सर्कल उसने बना लिया, तो वो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल जो है वो अब आगे पीछे मूव करेगा रिजिड बॉडी के अंदर एंड उस सर्कल की जो रेडियस है या जो डायमीटर है वो चेंज होगा। यानी कि जितने के जितने पार्टिकल इस रिजिड बॉडी के अंदर होंगे, हर किसी पार्टिकल की एक डेफिनेट रेडियस होगी उस सर्कुलर पाथ में, जो इमेजिनरी सर्कल वो बन रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो है इसका ये है। और फोर्थ जो पॉइंट है वो आप यहां पर रिजिड बॉडी के लिए ये समझ सकते हो कि जो भी पार्टिकल है, ठीक है, एवरी पार्टिकल इन द रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज द सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एट एनी टाइम। तो देखो यहां पर क्या है कि मान लो आपने रिजिड बॉडी को जो भी आपने वेलोसिटी दी, एंगुलर वेलोसिटी दी, जिससे वो क्या कर रहा है, एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। अब जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, तो वहां पर क्या होगा, जितने भी पार्टिकल होंगे उस रिजिड बॉडी के, उन सभी रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स की सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, सबकी क्या होगी, सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ये भी क्या है, रिजिड बॉडी का कंसिडरेशन है कि जो भी रिजिड बॉडी के पार्टिकल होंगे, जैसे मैंने वो कार वाला एग्जांपल समझाया था। ठीक है, अगर मान लो ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है तब भी आपकी सेम वेलोसिटी होगी, तब उस केस में कौन सी वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे कि रोटेशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो वहां पे जो आपकी रोटेशनल वेलोसिटी है या जिसे आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो, उस वो सारी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप रोटेशन की स्पीड को नहीं बढ़ाते। ठीक है, अगर आप रोटेशन की स्पीड को चेंज करोगे तो सारे पार्टिकल्स की स्पीड वैसे ही दोबारा से चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि पूरा जो आपका रिजिड बॉडी है वो जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो सारे के सारे उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो उसी वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी के कुछ कंसिडरेशन है। तो इसकी समरी बेसिकली यही है रिजिड बॉडी की, कि यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में एक तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। जो भी किसी रिजिड बॉडी के पार्टिकल होंगे तो जब वो मोशन में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे उसके। ठीक है, तो जैसे मान लो आप आइस ले लेते हो, ठीक है, आइस, एंड आइस को क्या कर रहे हो, आप रोटेट करवा रहे हो किसी एक एक्सिस पर। ठीक है, आइस को क्या कर रहे हो, आप रोटेट करवा रहे हो किसी एक एक्सिस पर। लेकिन आपको ये पता है कि आइस को जब आप बाहर निकालोगे एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, आइस मेल्ट होने लगेगी। ठीक है, तो आइस अगर मेल्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि उस वो क्या है, वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वाटर में जैसे ही कन्वर्ट होगा, अगर आप उसको रोटेट करवा रहे हो तो वाटर जो है वो एक मतलब क्या होगा, उस बॉडी से बिखरने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, या पार्टिकल्स जो है उससे टूटकर गिरने लगते हैं। तो इस केस में ये एक ऐसा एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो कि ये रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि जितने पार्टिकल हैं वो उतने पार्टिकल रहेंगे, जितना हर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है वो उतना ही डिस्टेंस बना रहेगा। डिस्टेंस उसमें क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि रोटेशनल मोशन आप कर रहे हो और ऑब्जेक्ट जो है खिंच गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो बढ़ गई, शेप जो है चेंज हो गया। तो शेप अगर चेंज हो रहा है मतलब कोई भी दो पार्टिकल के बीच में क्या हुआ होगा, डिस्टेंस चेंज हुआ होगा, तब भी उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और जो वेलोसिटी हर एक रिजिड बॉडी की, पूरी कंप्लीट रिजिड बॉडी की होगी, या आपके जो भी रोटेशन की वेलोसिटी है, रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी है, पूरे ऑब्जेक्ट की वही सारे पार्टिकल्स की होगी जो उस रिजिड बॉडी के पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका रिजिड बॉडी था, एंड इसी रिजिड बॉडी को हम कंसीडर करते हैं अपने रोटेशन मोशन में। ठीक है, तो अब बताओ, ये क्लियर हो गया रिजिड बॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब देखो जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो है आपका सेंटर ऑफ मास।
ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है आपका सेंटर ऑफ मास। तो लाइक सेंटर ऑफ मास से मतलब हमें काफी सारी चीजें समझ आती है कि लाइक सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि मास का कोई भी सेंटर, ठीक है, मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है कि जहां पे उसका सारा का सारा हम मास कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा मास क्या कंसंट्रेट हुआ हुआ है, ठीक है। तो लाइक इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक कोई भी आपने क्या ली, नोटबुक ली, एंड उस नोटबुक को क्या कर रहे हो आप अपनी फिंगर पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर अपनी फिंगर पे किसी नोटबुक को हॉरिजॉन्टली रख कर उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो जिस पॉइंट पे वो बैलेंस हो जाएगी इसका मतलब है कि उसका सेंटर ऑफ मास वहां पर है। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास आपकी वो लोकेशन है जहां पे मतलब एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे सारा का सारा मास हम मान सकते हैं कि यहाँ पे इसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो लाइक अगर आप एक फिंगर पे क्या कर रहे हो, एक नोटबुक को बैलेंस कर ले रहे हो, इसका मतलब है कि सारा का सारा मास जो है उस नोटबुक का आपकी फिंगर के ऊपर बैलेंस हुआ है, इसका मतलब वो सारा का सारा लोड आपकी फिंगर पे लगा रहा है, ठीक है। तो लाइक जैसे मैंने जो एग्जांपल बताया उसको आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से सोच सकते हो। ये मान लो कोई नोटबुक है एंड इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, ठीक है। एंड इसको क्या करा आपने, यहाँ पर ये सेंटर जो है, ये मान लो आपने क्या करा, कोई भी एक छोटी सी स्टिक ले ली एंड उस पर आप अगर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये मान सकते हो कि लाइक यहाँ पर क्या होगा, बीचों बीच में इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। या मान लो आपने क्या करा, एक स्क्वायर प्लेट ली, एक स्क्वायर प्लेट, ये मान लो इधर 4 सेंटीमीटर है, इधर 4 सेंटीमीटर है, इधर 4 सेंटीमीटर है, इधर 4 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। और ये क्या है, लाइक एक रिजिड बॉडी है एंड इसका जो कंपोजिशन है वो भी क्या है, होमोजीनियस है थ्रू आउट। होमोजीनियस का मतलब कि लाइक हर जगह इसके जो एटम्स के अरेंजमेंट का ऑर्डर है वो एक जैसा है पूरी की पूरी इसकी थिकनेस में। तो आप अगर देखोगे लाइक इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा तो वो बिल्कुल इसके ठीक सेंटर में होगा, एंड ये पॉइंट आप कैलकुलेट कर भी सकते हो। तो क्या करोगे, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसे हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप क्या करते हो, लाइक इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो तो ये इजीली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है वो है कि इट इज द पॉइंट that behaves as if the entire mass of the system is concentrated on it, ठीक है। तो यही इसकी क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब लाइक हम इसके मैथमेटिकल पार्ट पे जाते हैं कि लाइक इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बता दिया कि लाइक एक स्क्वायर प्लेट है, उसकी थिकनेस वगैरह सब क्या है, यूनिफॉर्म है या होमोजीनियस है, उसका जो आपका स्ट्रक्चर है पूरे मतलब थिकनेस का वो पूरा होमोजीनियस है, यानी कि एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो सब जगह एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने आपको जो प्लेट बताई या जो ये जो भी चीज बताई कि यहाँ पर कहीं पर क्या है, एक एंड पे मोटाई इसकी ज्यादा है और एक एंड पे क्या है मोटाई इसकी कम है, तो उससे क्या होगा, वेट अनबैलेंस होगा। तो इस तरीके से आप इसके ठीक सेंटर में आप क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया होमोजीनियस अगर कंपोजिशन होता है और थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म होती है तो उस केस के लिए। लेकिन बाकी अगर हम किसी भी चीज को कंसिडर कर लेते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको चीज को हमने समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक एक यूनिफॉर्म रॉड से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले लाइक आपने कोई भी यहाँ पर एक पतली सी रॉड ली है, ठीक है, एंड इस पर यहाँ पर दो मासेस को आपने लगा दिया, ठीक है। दो मासेस को लगा दिया, यहाँ पर मान लो इसका मास स्मॉल एम है, यहाँ पर इसका मास स्मॉल एम है एंड दोनों इक्वल मासेस है। और आप क्या कर रहे हो कि लाइक इसका जो ये जो बीच में स्टिक है जिसने इसको दोनों मासेस को ज्वाइन कर रखा है, इसका वेट आप एकदम नेग्लिजिबल अगर कंसिडर करते हो, ठीक है, या अगर कंसिडर कर भी लेते हो तो इस केस में आपको पता है कि लाइक यहाँ से
मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ठीक यहां पर होगा, ठीक है। मतलब कि ये इसका जो सेंटर है और जो इसका सेंटर है, अगर मान लो इधर से ये डिस्टेंस आर है और इधर से भी फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, आर ही होगा। तो यहाँ पे लाइक इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि लाइक सेंटर से इसका जो डिस्टेंस था वो r1 था, इसका सेंटर जो था डिस्टेंस जो था सेंटर से वो अगर r2 था, तो इसका जो मतलब सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन हो जाएगी वो आपका r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इस सेंटर पे हो जाएगी, मतलब ठीक बीचों बीच में, ठीक है। या जो भी जैसा भी आप समझना चाहो। लेकिन अब हम जो कंसीडर करने वाले वो हम करेंगे लाइक हमारे पास कोई भी एक मास है एंड उस मास में काफी सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसके लिए जो हम यहाँ पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ मास को, वो किस तरीके से करते हैं वो समझना होगा, ठीक है। तो लाइक कोई भी मास है, लाइक सपोज हम इस तरीके का कोई भी एक नॉन यूनिफॉर्म मास समझ लेते हैं, ठीक है। ना इसकी कोई डेफिनेट शेप है ना इसका कोई डेफिनेट साइज है। अगर मान लो हम कोई इस तरीके का मास यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, लाइक कोई भी हमने अगर पॉइंट कंसिडर कर लिया, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या है कि लाइक अगर मैं इसको सपोज एक किसी ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लगा लूं, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लगा लिया, सपोज इस तरीके से आपने इसको रख लिया, ठीक है। तो अब मान लो आपने क्या करा, कुछ भी ऐसे आपने इसके मासेस ले लिए, लाइक यहाँ पर कोई मास है m1 इसका, ठीक है, पार्टिकल है। यहाँ पर कोई m2 मास है इसका पार्टिकल का। यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका m3 मास है। यहाँ पे मान लो m4 मास है। लाइक बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स यहाँ पर होंगे एंड इसके जो भी रिस्पेक्टिव आपके डिस्टेंसेस हैं वो आपने यहाँ से कंसिडर कर लिए। सपोज यहाँ से इसका डिस्टेंस जो वो r1 है, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो वो r2 है, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो r3 है, यहाँ से इसका r4 है। ऐसे करके n नंबर ऑफ मासेस यहाँ पर होंगे और n नंबर ऑफ डिस्टेंसेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में जो इसका सेंटर ऑफ मास अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक अगर ये मतलब सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, आप इनको क्या कंसीडर कर सकते हो, वेक्टर्स कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको देख रहे हैं, ठीक है। और देखो ये क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है अगर, तो इसका मतलब है कि इसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और उसके साथ साथ इसकी थिकनेस भी होगी। तो मैंने तो यहाँ पर क्या करा है कि वाई एक्सिस और एक्सिस को ही कंसीडर किया है, लेकिन हमें एक्सिस वो जेड एक्सिस को भी देखना पड़ता है बिकॉज इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी, ठीक है। तो वो अभी 2D में दिखाना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझ लो कि लाइक इसका तीसरा भी एक एक्सिस है एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमने इस m1 m2 m3 m4 जितने भी मासेस के पार्टिकल हैं उसके हमने यहाँ पर वेक्टर्स बनाए हैं जो r1 r2 r3 r4 डिस्टेंस के दूरी पर है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर अगर हमें वेक्टर निकालना हो सेंटर ऑफ मास का, अगर हमें सेंटर ऑफ मास का वेक्टर निकालना है, यानी कि हमें ये पता करना है कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है इस ओरिजिन पॉइंट से या ओ पॉइंट से कितनी होगी, जो जिसको हमने क्या माना है, रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से जो इसकी सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी m1r1 प्लस m2r2 प्लस ऐसे करके चलता रहेगा जितने भी मासेस आपने कंसिडर किए हैं और उनके जो भी डिस्टेंसेस कंसिडर किए हैं, ठीक है। ये r1 r2 बेसिकली क्या है, वेक्टर्स हैं और उसके उसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस जितने भी आपके मासेस हैं n नंबर तक, ठीक है। तो इसको भी मैं ऊपर लिख सकता हूं mn और rn, ठीक है, mn और rn, यानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसके मासेस m1 m2 कुछ भी हो सकते हैं और उनको क्या करोगे आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे एंड उनको उनके रिस्पेक्टिव मासेस से अगर आप क्या करते हो यहाँ पर डिवाइड कर देते हो तो आपको जो है सेंटर ऑफ मास मिल जाता है, ठीक है। तो लाइक ये इसका क्या है, साइंटिफिक वे है या फिजिक्स में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम इसके बात करना चाहें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, अगर आप सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना चाहते हो कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो कहां पर होगी, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो अगर मैं एक्स एक्सिस में कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास को लोकेट इसी पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो आपका हो जाएगा m1 x1
प्लस m2x2 प्लस जितने भी मासेस होंगे उतने प्लस mn(xn) अपॉन सारे के सारे मासेस जितने होंगे उनका सम नीचे प्लस mn। ठीक है, इसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट पे सेंटर ऑफ मास ढूंढ सकते हो कि इसकी लोकेशन या पोजीशन कहाँ होगी सेंटर ऑफ मास की। तो वो आपके इस ये जितने भी मासेस हैं उनके y कंपोनेंट्स के डिस्टेंसेस आप ले लोगे, m1y1 प्लस m2y2 प्लस सो ऑन अप टू mn(yn) और इसको डिवाइड कर दोगे सारे मासेस के सम से। ठीक है, और इसी तरीके से इसका जो z कंपोनेंट है किसका, सेंटर ऑफ मास के वेक्टर का, वो आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो m1z1 प्लस m2z2 प्लस सो ऑन अप टू mn(zn) डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। ठीक है, mn। तो ये क्या है बेसिकली, जो अभी हमने ये पूरा का पूरा आर वेक्टर देखा था। ठीक है, ये जो आर वेक्टर के हमने लोकेशन ढूंढी थी कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है रेफरेंस पॉइंट से इतनी दूरी पर होगा, उसका ओवरऑल फॉर्मूला हमने ये देखा था जब हमें r1 r2 ये सारे डिस्टेंसेस पता हो। लेकिन मान लो हम क्या कंसीडर करना चाहते हैं, ये जो आपका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है या जो सेंटर ऑफ मास का आर वेक्टर है, रेफरेंस पॉइंट से जो दूरी है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस की, उसके मान लो अगर हम अलग अलग कंपोनेंट देखना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना दूर है, एक्स एक्सिस पर जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, ठीक है, वाई एक्सिस पर क्या है, जेड एक्सिस पर क्या है, तो आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है या फिर जो रिप्रेजेंटेशन है उनको यूज कर सकते हो। तो लाइक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो करता हूँ और मान लो जेड एक्सिस सपोज इधर की तरफ हो गया, तो यहाँ पर सपोज कोई मतलब ये पॉइंट है एंड ये जो पॉइंट है ये आपका ओवरऑल क्या है, RCM है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का पूरा ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये है, और अगर आप इसी का पर्टिकुलर एक्स वेक्टर ढूंढना चाहते हो तो सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पे होगा, वाई एक्सिस पर अगर ढूंढना चाहते हो तो वाई पर यहाँ पर पॉइंट होगा इसका, ठीक है, इस पर्टिकुलर वेक्टर का, और जेड एक्सिस पे मान लो यहाँ कहीं पर है। ठीक है, वो 3D में दिखेगा, यहाँ 2D प्लेन पर नहीं दिख सकता। तो ये लाइक ऐसे है कि एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर अगर आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चाहते हो कि रेफरेंस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस पर कितनी दूरी पर है, और जेड एक्सिस पर जो है रेफरेंस पॉइंट पर जो है कितनी दूरी पर है रेफरेंस पॉइंट से, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक इसका यूज हमें तब पता चलेगा जब हम इसका जो है एग्जाम्पल देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास। तो क्लियर हो गया ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो चलो फिर अभी ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके बाद फिर मैं आपको इसका एग्जांपल करवाऊंगा, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 8:20 पे मिलते हैं, जितने हैं सब आ जाना, कोई गायब मत होना।